हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज हम बात करेंगे रिसेंटली जो चेंजेस स्टेट गवर्नमेंट्स ने किए लेबर लॉज में। एंड इसमें हम समझेंगे कि लेबर लॉज होते क्या हैं, इंडस्ट्रीज का इन चेंजेस पर क्या असर होगा, एंड साथ ही हम जानेंगे वर्कर्स को कैसे ये इफेक्ट करते हैं, लेबर क्लास को कैसे इफेक्ट करती हैं, एंड इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो रिसेंट न्यूज़ में रहा है। रिसेंटली न्यूज़ में कई सारी ट्रेड यूनियंस ने या फिर एडवोकेट्स ने या सोशल सर्विस से रिलेटेड और इंस्टीट्यूशंस ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। उनका कहना है कि ये जो मौलिक अधिकार है वर्कर्स के, उनके खिलाफ है, उनके और अधिकारों के खिलाफ है। एंड कई इंडस्ट्रीज ने या स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लेबर लॉ रिफॉर्म भी बोला है। तो क्या ये एक्चुअल में रिफॉर्म है, वो भी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लेबर लॉज होते क्या है। इंडिया में करीबन 200 स्टेट लॉज और 50 सेंट्रल लॉज हैं जो लेबर लॉज की कैटेगरी में, जिन्हें हम रखते हैं, जो लेबर्स को गवर्न करते हैं। एंड अगर इसे फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज हमारे पास कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है लेबर लॉज की, तो अगर हम इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहें तो हम इन्हें फर्स्ट कैटेगरी जो हम कर सकते हैं यहाँ पे कंडीशन ऑफ वर्क, जहाँ पर वर्कर की सेफ्टी, हेल्थ रिलेटेड जो रेगुलेशंस है वो यहाँ पर आ जाते हैं। और जैसे कि हमारे पास फैक्ट्री एक्ट 1948 का यहाँ पे एग्जांपल है, ऐसे ही वेजेस एंड रिम्यूनरेशंस की, क्या वर्कर को सफिशिएंट सैलरी मिल पा रही है और क्या उसे वो सैलरी टाइम पर मिल पा रही है, वो वेजेस। तो इस तरह के जो रेगुलेशंस है वो इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। ऐसी सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको हम थर्ड कैटेगरी में बांट सकते हैं, जहाँ पर प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधाएं वर्कर्स को मिलती हैं, लेबर को मिलती हैं। एंड चौथा यहाँ पर हम जो अगर देखना चाहें तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब यहाँ पे वर्कर्स को जो स्ट्राइक का अधिकार है एंड ऐसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट को जो अधिकार रहता है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी इन कैटेगरीज में, हम 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले अगली बात कर लेते हैं कि इंडिया में ये जो लेबर लॉज है गवर्न कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि जो ये कैटेगरी है, जो ये सब्जेक्ट है लेबर्स का, इट इज गवर्न बाय हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आता है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर बोथ पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें एम्पावर्ड हैं, दोनों के पास ये पावर है कि वो लेबर से रिलेटेड जो है लॉज बना सकें। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जैसे अभी बात किया कि इतने सारी लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं, तो अभी जो प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, दे आर ट्राइंग कि हम इसे सिंप्लीफाई करें, हम इसे 4 कोड्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, तो 4 कोड कौन से रखे गए? उन्होंने बोला कि एक हम कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाते हैं, एंड सेकंड हम बनाएंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, एंड थर्ड हम बनाएंगे वेजेस, एंड फोर्थ हमारा जो होगा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो अभी ध्यान में दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा ये बात कि अभी ये सारे कोड जो हैं अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। जैसे वेजेस, कोड ऑन वेजेस जो है वो प्रेसिडेंट से भी अप्रूवल मिल चुका है, बट अभी वो नोटिफाई नहीं हुआ है, तो अभी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने हैं। तो इसके इस न्यूज़ को भी आप लोगों ने फॉलो करना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें आगे क्या होता है इन चारों कोड्स के रिलेटेड। ठीक है, सो अब यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक हमने बात किया, इतने सारे लॉज होने के बाद भी, इतनी सारी चेंजेस आने के बाद भी, हम बेसिकली एक्चुअल में जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इंडिया के 10% लेबर या वर्किंग क्लास की बात कर रहे हैं, बिकॉज 90% ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में वो काम करते हैं। ठीक है, जो कि इन मोस्ट ऑफ दीज लॉ से जो है वो गवर्न नहीं होते हैं, मतलब वो इनके अंडर नहीं आते। तो ये सारी जो कहानी है ये 10% लेबर्स के राइट्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बात करें कि अब इसे स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट के पास 2 ऑप्शन है। एक तो है वो कि वो खुद का कानून यहाँ पर बना लें, दैट दे पास देयर ऑन लेबर लॉज, या फिर वो अमेंड कर लें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं। ठीक है, और इन केस अगर वो अमेंड करते हैं सेंट्रल लॉज के लॉज को अपनी स्टेट में अप्लाई करने के लिए, तो उनको ये अप्रूवल जो है प्रेसिडेंट से भी लेना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट अप्रूव करता है तभी उनके जो चेंजेस है जो उन्होंने लेबर लॉज में किए हैं, सेंटर के लॉ में किया है, तभी उस स्टेट में अप्लाई हो पाएगा। अदरवाइज जो है स्टेट जो सेंट्रल का लॉ है वही अप्लाई होगा स्टेट में। ठीक है, तो जो भी चेंजेस वो कर रहे हैं, अगर वो कॉन्ट्राडिक्शन में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज के साथ, तो कॉन्ट्राडिक्शन होने के बावजूद भी वो तभी अप्लाई हो सकते हैं अगर उनको प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाती है उनके किए हुए अमेंडमेंट्स के लिए। अदरवाइज सेंट्रल का ही लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे बात। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करें कि आखिरकार ये चेंजेस हैं क्या जो स्टेट गवर्नमेंट ने किए। सबसे बड़ा चेंज और सबसे कॉमन चेंज जो मोस्ट ऑफ द स्टेट, चाहे यूपी की बात करें, गुजरात की बात करें, या फिर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, राजस्थान की, इन सब ने जो मेन चेंज किया है वो जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि 48 आवर्स जो है मैक्सिमम वीक में काम करवा सकते हैं वर्कर से, उसे इन्होंने चेंज करके 72 आवर्स कर दिया है। मतलब अगर इसे हम डेली बेसिस पे देखें तो ये 12 आवर्स बन जाते हैं कि 12 आवर्स का वर्किंग पीरियड उन्होंने कर दिया है कि आपको 12 घंटे तक आप लेबर से काम करा सकते हैं। ठीक है, इसका काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ है दैट इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर, वो हम आगे बात करेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा न्यूज़ जिसने बनाई है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे बोला, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला, उत्तर प्रदेश टेम्पररी एजम्पशन फ्रॉम सेंट्रल सर्टन लॉज ऑर्डिनेंस 2020, जिसमें कि उन्होंने डायरेक्टली सिंपली उन्होंने सभी लेबर लॉज से जो है सस्पेंशन कर दिया है 3 साल के लिए। ये ऑर्डिनेंस उन्होंने निकाला है एंड इसके बाद उन्होंने इसमें 3 एक्ट्स को अजम्पशन दिए, बाकी सबको सस्पेंड कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने बोला कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट हो गया जो कि बंधुआ मजदूरी के रिलेटेड है, उसको छोड़कर, एंड इसी की तरह और जो हमारे यहाँ पर एक्ट आ जाते हैं जैसे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट को छोड़कर, एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट जो है, इनको छोड़कर बाकी सभी जो है वो एक्ट जो है सस्पेंड हो जाएंगे। एंड यहाँ पर उन्होंने ये ध्यान जरूर रखा है कि जो चिल्ड्रन एंड वुमेन से रिलेटेड क्लॉजेज हैं या प्रोविजंस है बाकी एक्ट्स में, वो एज इट इज़ एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, और स्टेट्स का भी हम देख लेते हैं वो क्या चेंजेस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने भी इसी तरह से 1000 दिन के लिए जो है नया अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उनको उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है लेबर लॉज में। बट यहाँ पे एक कंडीशन जो है एक ये आ जाती है कि जो 2 तरह के लॉज बन जाते हैं कि जो पुरानी इंडस्ट्रीज है उनको सारे लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन अगर कोई नई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसको 1000 डेज के लिए उन लेबर लॉज से जो है अजम्पशन मिल जाएगा। ताकि स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली इन चेंजेस से क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे स्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, जो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो स्लो डाउन आया है इकोनॉमी में उससे हम बाहर निकल पाएं, उससे उबर पाएं, उस पर्पज से चीज़ें की गई है। ठीक है, इसी तरह से गुजरात ने भी चेंजेस किए हैं। उन्होंने भी न्यू जो स्टेट्स हैं, न्यू जो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं उनको उन्होंने जो विद इन 1 ईयर जो स्टैब्लिश हो रही हैं उनको उन्होंने यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है। एंड अजम्पशन जो बाकी लॉज है वो अजम्पशन रहेगा, लेकिन बाकी लॉज जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। बट जो लॉज अप्लाई होंगे उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट जो ये गारंटी देता है कि आपको कम से कम लेबर को इतनी तनख्वाह जो है आपको देना होगा ताकि वो अपना और अपने घर का पालन कर सके। ठीक है, तो इस तरह के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे फॉर 3 ईयर्स, इनसे उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका ने भी इसी तरह से कई सारे चेंजेस किए हैं सो दैट वो जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो इकॉनमी है उसको बूस्ट कर सके। ठीक है, तो उन्होंने भी इसी तरह के चेंजेस अप्लाई किए हैं अपनी स्टेट्स में। एंड इसके बाद ये सारे चेंजेस जब स्टेट्स गवर्नमेंट कर रही थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला कि दीज चेंजेस, दिस सस्पेंशन ऑफ लेबर लॉज आर नॉट रिफॉर्म्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, क्योंकि वो इसे कहते हैं कि वो रिफॉर्म की कैटेगरी में नहीं है। और लेबर मिनिस्टर ने तो ये तक कह दिया है कि यहाँ पर दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द सेंटर्स कमिटमेंट टू द ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो कन्वेंशंस हैं जो इंडिया ने साइन किए हैं, रेक्टिफाई किए हैं, उसके अकॉर्डेंस में नहीं है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अगर इंडिया जाता है तो उसे पूछा जा सकता है कि आपने कन्वेंशन साइन किया था लेकिन आपकी कंट्री में ये फॉलो नहीं हो रहे, तो दिस विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी आंसरेबल टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर दिस थिंग। ठीक है, इसी में अब हम देख लेते हैं कि ये सारे चेंजेस करने का पर्पस क्या था, क्या इंडस्ट्रीज को इससे फायदा होता है। तो यहाँ पे एक कोटेशन है, नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। तो बेसिकली ये आपके पास अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन टाइम जो है एक क्राइसिस की सिचुएशन चल रही थी जहाँ पे हम इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, तो हमें अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और हमने ये भी देखना है कि कैसे हम फर्दर ग्रो कर सकें। तो हमारे पास यहाँ पे एक इस क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि चाइना से अब काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं वो अपना ट्रेड जो है रिड्यूस करना चाहती है। तो यहाँ पे इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो अपना जो है ट्रेड जो है वो एक्सपेंड कर ले, वो अपना जो इंटरनेशनल ट्रेड में शेयर है वो बढ़ा ले। तो इसी के लिए ये रिलैक्सेशन सारे वो इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं स्टेट्स में उस पर्टिकुलर स्टेट में आके इन्वेस्ट करें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उस स्टेट्स को दी गई है ताकि वो ज़्यादा से इन्वेस्ट करें, बिजनेसेस ग्रो करें। एंड एक दूसरी बात जो यूपी गवर्नमेंट का कहना है वो ये कि वो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा भी रहे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो लेबर्स महाराष्ट्र और पंजाब से वापस जा रही है यूपी में, तो वो चाहते हैं कि
हम इंडस्ट्रीज अगर ग्रो करेंगी, बिजनेस एक्सपेंड करेगा, तो ये जो लेबर हमारे पास वापस आया माइग्रेंट लेबर, उसको हम अपनी ही स्टेट में इंगेज कर लें, यहीं पर एम्प्लॉयमेंट दे दें। एंड इस से भी से गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। एंड जो इन सभी लॉ से रिलैक्सेशन देने के बाद जो इंस्पेक्टर राज हम जिसे बोलते हैं, उससे भी छुटकारा मिले इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक बात हम एक वो और स्टेटमेंट ले लेते हैं, एक डेटा ले लेते हैं। सेंटर ऑफ फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, उनका ये कहना है कि 120 मिलियन इंडियंस जो है उन्होंने अपनी जॉब इस ड्यूरेशन में, इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, इस पेंडेमिक के टाइम पर अपनी गवाई है। एंड सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो स्मॉल ट्रेडर्स और लेबरर्स का हुआ है, ठीक है। तो इनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ग्रो करने की, जब इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, ठीक है। तो ये था इंडस्ट्रीज का साइड। बट यहाँ पे अजीज प्रेम जी, जो एक बड़े इंडस्ट्रीज खुद भी रहे एंड बड़े एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी रहे, उनका कहना है कि यहाँ पर मेजर जो प्रॉब्लम है वो वर्कर्स को जो राइट मिले हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्रीज को ग्रो करने से रोकने वाली दिक्कतें ये नहीं है, दिक्कतें कुछ और हैं, ठीक है। तो वो क्या कंस्ट्रेंट्स हैं उनकी भी हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं वर्कर्स पे क्या इफेक्ट इसका रहेगा, ठीक है। तो वर्कर्स पे जो इफेक्ट इस बात का रहता है वो ये है कि अब उनका कहना है कि आपने ये इनेबलिंग कंडीशन फॉर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए नहीं किया, आपने ये एक एनवायरनमेंट बना दिया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। क्योंकि पहले ही हमने देखा कि 10% लोगों ही वर्कर्स ही कवर हो रहे हैं इन लॉज के अंडर, एंड उन 10% को भी जो सिक्योरिटी मिल रही थी इन लॉ से वो भी आपने वापस ले लिया। आपने उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए हैं जो कि एक्सप्लॉयटेटिव हो सकते हैं। आपने उनकी मिनिमम वेजेस की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कई सारी स्टेट ने ये भी हटा लिए हैं। एंड जो इंडिया का एक फीचर है इनफॉर्मलाइजेशन, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो इन लॉ से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर रखने शुरू कर दिया उन्होंने, बजाय इसके कि परमानेंट लेबर रहे, ठीक है, रखें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह की बोली जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ रही हैं। एंड आपने रिलैक्सेशन दिया है कि वर्कर्स को जो पहले प्रोटेक्शन मिला था कि आप बिना स्टेट की परमिशन के फायर नहीं कर सकते, नौकरी से नहीं निकाल सकते, वो भी अब आप कर पाओगे, ठीक है। एंड जो वर्किंग कंडीशन है, जो डिसेंट वर्किंग कंडीशंस प्रमोट की जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशंस में, उससे भी इससे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होगा। बिकॉज अब जो मेन मोटिव होगा इंडस्ट्रीज का वो अपना बिजनेस एक्सपेंड, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का रहेगा। वो लेबर्स को जो भी सुविधा अभी तक दे रहे थे वो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बिकॉज अब उनके ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एंड आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को अगर सस्पेंशन में डाल दिया तो उसका मतलब ये कि लेबर जो है स्ट्राइक नहीं कर सकता, उसको ट्रेड यूनियंस को जो प्रोटेक्शन मिल जाती है इस एक्ट के अंडर वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी, तो उनके अगेंस्ट आप केस करो या उनकी आवाज़ दबा दो, ऐसी भी बातें वो निकल के आ सकती हैं। और जो कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो एक इम्पॉर्टेंट, ये सारी लॉज की वजह से जो एक सहूलियत मिलती है ट्रेड यूनियंस को या लेबर्स को कि वो अपनी मैनेजमेंट के साथ जाके बैठकर अपनी बातें मनवा सके, उनकी आपने वो ताकत कमज़ोर कर दिया है। बिकॉज जो बैकिंग उनको लेबर लॉज के थ्रू मिलती थी वो अब नहीं मिल पा रही है। एंड यहाँ पर इसी तरह से अगर आप एक टेबल देखें तो अगर जो वर्कर्स, यहाँ पे हमने एक टेबल लिया है इंडियन एक्सप्रेस से, जो कि कहता है कि जो रेगुलर अर्बन वर्कर है जिसके पास ये सारी जो ये सारे लेबर लॉ से गवर्न होते हैं, उनकी अगर सैलरी 100% है तो जो कैजुअल रूरल वर्कर है तो उसको सिर्फ 32 रुपये ही मिलते हैं। अगर ये 100 रुपये कमा रहा है तो इसे 32 ही मिलता है। तो ये आप समझिए इस बात से कि कितना बड़ा डिफरेंस है। 70 रुपये के अराउंड ये डिफरेंस आ जाता है जो लेबर लॉ से गवर्न किए जा रहे हैं और जो लेबर लॉ से गवर्न नहीं हो रहे हैं। एंड इसी तरह से ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में लोगों की जॉब जा रही है, जो एम्प्लॉयमेंट का जो वेजेस की ग्रोथ रेट थी वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो रखी है। यहाँ पे हमारे पास 6%, 6.5 के अराउंड जो है अभी जो है इनकम का ग्रोथ रेट हम देख रहे हैं, वेजेस का ग्रोथ रेट देख रहे हैं 2016 से लेकर 2018 तक, ठीक है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स रही हैं एंड इसी के बेसिस पे इसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब यहाँ पे ट्रेड यूनियंस का कहना है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें सैलरीज, हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, तो आप 12 घंटे की एक शिफ्ट बनाने के बदले आप 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट भी कर सकते थे, ताकि यहाँ पे आपको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। आपको ज़्यादा वर्कर्स हायर करने पर कर सकें आप, ठीक है। और दूसरी बात जो अजीज प्रेम जी ने भी बोली कि ये जो है ये जो कंस्ट्रेन है वो लेबर रिफॉर्म्स नहीं है। लेबर रिफॉर्म्स मेन कंस्ट्रेन नहीं है इंडस्ट्री की ग्रोथ का। मेन कंस्ट्रेन जो है वो आपका जैसे एज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में भी बोला गया कि मेन जो कंस्ट्रेन इंडिया में फॉलो देखा जा रहा है वो ये है पुअर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एंड शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर हमारे पास नहीं है वो, एंड टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इंडस्ट्रीज नई इन्वेस्टमेंट करने से डरती हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से डरती है, ठीक है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म रहा है ट्रेड यूनियंस एंड अदर
एनजीओज की तरफ से जो बोला गया, ठीक है। सो ये सभी यहाँ पे, अब इसका इलाज क्या है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स और क्या कुछ कर सकती थी, या नेशनल गवर्नमेंट और क्या कुछ कर सकती थी, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब भी जो बाकी कंट्रीज कर रही हैं वो हम भी कर सकते थे। जैसे कि उन्होंने अबाउट 3% टू 5% जो उनकी जीडीपी का पार्ट है वो उन्होंने इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, इस इकोनॉमिक स्लो डाउन के सिचुएशन में सपोर्ट करने के लिए वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही हैं कंट्रीज। उन्होंने बोला कि जो वेजेस का बर्डन है आपके ऊपर, आप सैलरीज कम मत करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे लेबर की वेजेस पे करने के लिए। तो हम भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकते हैं कि वो अपनी वेजेस फुल पे करें, एम्प्लॉयमेंट एज इट इज रखें, एंड जो उनका लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए या उसे कवर अप करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अपनी जीडीपी का कुछ परसेंटेज लगा सकती है, ठीक है। एंड दूसरी बात यहाँ पे हमने बात करें अगर, वो ये कि ये इंडिया की इमेज को भी इफेक्ट करता है अगर आप जो आपने ऑलरेडी कमिटमेंट किए हैं, बिकॉज लेबर लॉ सिर्फ लेबर को ही गवर्न नहीं कर रहे, ये उनके ह्यूमन राइट्स का भी पार्ट है। तो आपने जो ऑलरेडी कन्वेंशन साइन किए हुए इंटरनेशनल लेवल पर, उनका भी ये उनके भी खिलाफ जाता है। जैसे आपने इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आपने साइन किया हुआ है, आपने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस राइट्स आपने साइन किए हुए हैं, तो ये उसके भी विरुद्ध जाता है, तो इंडिया की इमेज को खराब करता है। अब ये आपको, अगर आप ये न्यूज़ आइटम देखें, इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया कि कई सारी ट्रेड यूनियन जो है उन्होंने आईएलओ को ये कंप्लेंट ऑलरेडी कर दिया है कि इंडिया में जो ट्रेड रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं दे आर वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस वेरियस कन्वेंशंस, ठीक है। तो ये इंडिया की इमेज के लिए भी सही नहीं है। तो इसी को हम आगे भी देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे करेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या फर्दर एफर्ट लगाता है, क्या इनपुट उनके रहते हैं, ठीक है। तो इस न्यूज़ को भी आपको फॉलो करना है, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। आई होप आप लोगों को ये सारा एनालिसिस पसंद आया होगा, एंड अपनी इस विश्लेषण सीरीज में इसी तरह से हम आगे भी आपके पास लिए टॉपिक लाते रहेंगे। एंड दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।